नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वर्कशीट नंबर 6 है सामाजिक विज्ञान, और कक्षा है NIS क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th की NIS की जो क्लास 10th है उसका विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसका विषय कोड 213 है। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 6, जिसमें पाठ मध्यकालीन विश्व जो इतिहास का पाठ है, इसके ऊपर आज हम वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने अपनी वर्कशीट की एक वीडियो बनाई है जो आपके NIS की बुक से, SSC की बुक से रिलेटेड ही है। तो आप बच्चे वहां पर जाके वर्कशीट को देख सकते हैं, क्योंकि सभी वर्कशीट जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम में फायदा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी जरूर जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चे इस वीडियो से देख के एटलीस्ट जितना आप देखेंगे उतना आपकी बेटर रिवीजन होगी, तो आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दूसरे दोस्तों को भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये 20 अंक की मैंने वर्कशीट बनाई है। तो इसमें पहला जो प्रश्न शुरू होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो पहला प्रश्न जो है वो कहता है हमसे कि मध्यकालीन, कहता है मध्यकालीन काल जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, कब से मानी जाती है? तो मध्यकालीन काल की शुरुआत जो है ये मानी जाती है 5वीं शताब्दी से, यानी ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यूरोप में सामंतवाद का विकास किस काल में हुआ? तो यूरोप में सामंतवाद का विकास जो है ये मध्य काल में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद में जो जमींदार होते हैं ये, इनके पास बहुत सारी जमीन होती है और एक तरीके से राजा के सामंत होते हैं जो अपनी सेना रखते हैं और राजा को लड़ाई में हेल्प करते हैं। तो राजा भूमि का एक टुकड़ा इनको दे देता है जिस पर ये अपना जीवन चलाते हैं, वहां खेती करवाते हैं और उससे जो भी इनको टैक्स मिलता है उससे ये अपनी सेना को वेतन देते हैं और समय आने पर राजा की युद्ध में मदद भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो सामंतवाद जो शब्द है ये कब अस्तित्व में आया? मध्यकाल में आया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे प्रश्न हमसे कहता है धर्म युद्ध किन के बीच लड़े गए? ठीक है, तो धर्म युद्ध जो लड़े गए ये है ऑप्शन नंबर गा, ईसाई और मुसलमान। तो ऑप्शन नंबर गा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कहता है पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में होती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत जो है ये इटली में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा। ठीक है, साल 1453 में जब कस्तुतुनिया पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो जाता है तो जितने भी कस्तुतुनिया के क्षेत्र के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब अपने क्षेत्र को छोड़कर इटली में चले जाते हैं, क्योंकि ये जितने भी दार्शनिक थे, जितने भी पेंटिंग करने वाले थे, जितने भी फिलोसफर थे, ये सभी के सभी बड़े महान व्यक्ति होते हैं और ये इटली में जाके शरण लेते हैं। ठीक है, तो इटली में एक तरीके से पुनर्जागरण की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ अगला प्रश्न मुझसे पूछा गया है, कहता है सामंतवाद क्या था? ठीक है, तो ये खंड बा शुरू हो जाता है जिसमें पहला प्रश्न है सामंतवाद क्या था। तो इसमें हमसे उत्तर में क्या दिया गया कि सामंतवाद एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें राजा भूमि अपने सामंतों को देता था और बदले में वे सेना और सेवाएं प्रदान करते थे। मतलब राजा जो है इसके सामंत हुआ करते थे, राजा अपने सामंतों को भूमि का एक टुकड़ा देता था और सामंत बदले में राजा को क्या करते थे? लड़ाई में अपनी सेना से हेल्प करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से सामंतवादी व्यवस्था जो है वो चल रही थी मध्यकाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है अगले प्रश्न में धर्म युद्ध के 2 कारण लिखिए। तो धर्म युद्ध के कौन से 2 कारण थे? पहला कारण है यरूशलेम पर अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, पहला धर्म युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण है यरूशलेम पर अधिकार प्राप्त करना। और वर्तमान में यदि हम यरूशलेम की बात करते हैं
तो ये कहां पर है, ये इजराइल में है, इजराइल में है। ठीक है, तो यरूशलेम पर अधिकार प्राप्त करना धर्म युद्ध का एक कारण था। दूसरा धार्मिक कट्टरता और व्यापारिक हित, ये दूसरा कारण था धर्म युद्ध का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। देखिए उत्तर में कहता है पुनर्जागरण का जो अर्थ है वो है पुनर्जन्म। यह है ज्ञान, कला और विज्ञान के क्षेत्र में एक नई चेतना का उदय था। तो पुनर्जागरण का मतलब होता है क्या, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है, जिसमें ज्ञान में, कला में और विज्ञान के क्षेत्र में जो है एक नई चेतना का उदय हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, मध्यकालीन काल में चर्च की क्या भूमिका थी। चर्च की भूमिका बतानी हमें। चर्च जो है ये समाज और राजनीतिक दोनों पर प्रभाव रखता था। ठीक है, मध्यकाल में चर्च का बड़ा शक्तिशाली होते थे। चर्च जो थे ये काफी शक्तिशाली होते थे। ठीक है, और ये राजा को भी होल्ड करके रखते थे, तो इनका समाज पर और राजनीति पर दोनों पर प्रभाव था। लोगों के जीवन में धार्मिक नियमों का पालन जो करना वो अनिवार्य था। तो चर्च जो है वो कहीं ना कहीं समाज को कंट्रोल करते थे, राजनीति को कंट्रोल करते थे, इसीलिए चर्च जो है वो मध्यकाल में काफी शक्तिशाली थे। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 4 प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे जो शुरू होता है ये है खंड 7, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 4 अंकों के। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया गया है, हमसे पूछा गया है फर्स्ट प्रश्न में, यूरोप में सामंतवाद की विशेषताएं लिखिए। तो सामंतवाद की क्या विशेषताएं थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से ये सवाल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहली विशेषता की अगर हम बात करते हैं सामंतवाद की, तो ये भूमि या धर व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरा क्या था, समाज का वर्गों में विभाजन था। समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहले पर कौन थे, पहले पर थे राजा, ठीक, दूसरे पर थे सामंत और तीसरे पर थे किसान। ठीक है, तो इस तरीके से समाज जो है वो वर्गों में विभाजित था। ठीक है, आगे कहता है, आगे तीसरा पॉइंट, किसानों पर कर और बेगार था। तो किसानों पर जो है वो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, और बेगार व्यवस्था किसानों पर थोपी जाती थी। बेगार का मतलब होता है कि किसानों से बिना पैसे दिए काम करवाना। ठीक है, जिसमें किसानों को किसी तरह का मेहनताना या किसी तरह का पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, जिसे बोलते हैं बेगार व्यवस्था। ठीक है, अगला चौथा जो है यहाँ पे पॉइंट क्या है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट जो है सामंतवाद की जो है विशेषताएं हैं यूरोप के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न जो है, आगे प्रश्न में पूछा है प्रश्न नंबर 2 में, पुनर्जागरण के प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पुनर्जागरण के प्रभाव पूछ सकता है या पुनर्जागरण की विशेषताएं पूछ सकता है। ठीक है, एग्जाम में। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि पुनर्जागरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए या पुनर्जागरण की विशेषताएं बताइए। तो इसका जो पहला पॉइंट है उत्तर का वो है शिक्षा और विज्ञान का विकास। तो पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था कि शिक्षा और विज्ञान का विकास हुआ। दूसरा क्या था, कला और साहित्य के क्षेत्र का जो है नई शैली का विकास हुआ। कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा तरक्की हुई। तीसरा, खोज और आविष्कार को बढ़ावा मिला, नई नई खोज होने लगी, आविष्कार होने लगे, जिसका असर जो है पुनर्जागरण पर की वजह से हुआ। और मानववाद का उदय हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, अब मानववाद का उदय हुआ। मानव जो है वो तर्क करने लगा। पुनर्जागरण का सबसे इंपॉर्टेंट प्रभाव ये था कि मानव जो है कह सकते हैं कि रूढ़िवादी बातों को पीछे छोड़कर अब तर्क में विश्वास रखने लगा। ठीक है, तो शिक्षा और विज्ञान का विकास हुआ, कला और साहित्य का विकास हुआ, खोजों का और आविष्कारों को बढ़ावा मिला और मानववाद का उदय हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पुनर्जागरण के प्रभाव को आपने समझा है। ठीक है, अगर प्रभाव पूछे या विशेषता पूछे तो यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये सभी प्रश्न जो है वर्कशीट के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे साथियों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मिलेंगे हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। तो अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।